अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया था। अब हम लोग राइबोसोम्स पढ़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हर एक ऑर्गेनेल को स्टडी करेंगे। जो राइबोसोम्स होते हैं इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था पैलेड ने 1955 में, और उन्होंने देखा कि राइबोसोम्स यानी कि सेल के अंदर एक डेंस ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, और इस डेंस ग्रैन्यूल्स को उन्होंने राइबोसोम्स का नाम दिया। यानी कि जो राइबोसोम्स है ये बहुत ही टेनी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, और इन राइबोसोम्स की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। जो राइबोसोम्स हैं इनके अगर डायमीटर देखा जाए तो इनका डायमीटर होता है 20 नैनोमीटर, बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है इनका। और अगर इनकी कंपोजिशन देखी जाए तो राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से बनते हैं। अब आरएनए डिफरेंट टाइप के होते हैं। आरएनए होते हैं एमआरएनए, टीआरएनए, इसके अलावा आरएनए की एक और टाइप है आरआरएनए। जो राइबोसोम्स है ये आरआरएनए से बने हुए हैं, यानी इस आरआरएनए को हम लोग राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स आरआरएनए प्लस प्रोटीन से बने हुए हैं, और इन दोनों की अमाउंट राइबोसोम्स में इक्वल होगी, यानी 50% आरआरएनए होंगे और प्रोटीन भी 50% पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स हैं ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं। न्यूक्लियोलस में जब ये बन जाते हैं इसके बाद ये सेल से बाहर आते हैं न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए। न्यूक्लियस की वॉल पर, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस होगा इसमें पोर्स होते हैं। इन पोर्स के ज़रिए से ये राइबोसोम्स सेल न्यूक्लियस में बाहर आएंगे साइटोप्लाज्म में। अब या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स हो जाएंगे, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब राइबोसोम्स दो सब यूनिट से मिलकर बने हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। अगर हम लोग यूकेरियोटिक राइबोसोम्स को देखें तो यूकेरियोटिक राइबोसोम्स का साइज़ होता है 80S। ये जो S है ये स्वेडबर्ग यूनिट है, इसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ करते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं इनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो हम लोग इनके लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि बहुत ही हाई स्पीड में हम इनको सेपरेट करते हैं बाकी सेल से। जो यूकेरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं इनका साइज़ होता है बड़ा, और ये होता है 80S। अब जब राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना है तो इसमें जो स्मॉल सब यूनिट है यूकेरियोट्स में ये होगा 40S, और जो लार्ज सब यूनिट है ये होगा 60S। ये फ्यूज़ होकर 100S बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि बाकी 20S कहाँ चला गया, तो ये बाकी 20S जब ये दो सब यूनिट फ्यूज़ होते हैं तो बाकी 20S उसमें चला जाता है फ्यूजन में। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये होते हैं 70S। इनमें स्मॉल सब यूनिट 30S का होगा और इनमें लार्ज सब यूनिट 50S का होगा। इसके अलावा अगर हम यूकेरियोट्स में ही देखें तो यूकेरियोट्स में दो ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल्स में। ये दो ऑर्गेनेल्स ऐसी हैं जिसके अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे उनको हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, यानी कि ये 70S पाए जाते हैं इनमें। तो अगर MCQ में आपके पास आए कि यूकेरियोट्स में कौन से वाले राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 80S या 70S, तो अगर बहुत का ऑप्शन होगा तो आप लोग बहुत लगाएंगे, इसलिए क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो भी 70S ही होंगे। अब ये 70S क्यों होते हैं ये आप आगे जाके स्टडी करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स क्यों होते हैं, ये सेकेंड ईयर के एवोल्यूशन चैप्टर में आप स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स में ये जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, तो इनकी अटैचमेंट एक आयन जो कि मैग्नीशियम आयन इसके ज़रिए से होती है, यानी कि मैग्नीशियम आयन इनके अटैचमेंट को कंट्रोल करता है। या फिर मैग्नीशियम आयन के साथ साथ साल्ट बॉन्ड्स, यानी कि आप जानते हैं कि राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। प्रोटीन के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड, यानी प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, और आरआरएनए के अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो आरआरएनए है इसकी कंपोजिशन तो हम सेकंड चैप्टर में न्यूक्लियोटाइड्स के टॉपिक में पढ़ेंगे।
कि इसकी कंपोजिशन कैसी है। अभी इतना याद रखें, जो rRNA में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो, और प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर अमाइनो ग्रुप। अगर हम एक अमाइनो एसिड को स्टडी करें तो एक इसमें अल्फ़ा कार्बन होगा, एक इसमें अमाइनो ग्रुप होगा, एक इसमें कार्बोजाइल ग्रुप होगा, यानी कि ये कार्बोजाइलिक एसिड का ग्रुप होगा, एक इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है और एक R ग्रुप यानी अल्काइल का ग्रुप। इसमें जो ये अमाइनो ग्रुप है, ये ग्रुप और rRNA का फॉस्फेट ग्रुप, इनके बीच में साल्ट बॉन्ड्स बन जाती हैं और ये दो प्रोटीन सब यूनिट जो राइबोसोम्स के सब यूनिट्स हैं ये जॉइन होते हैं। अब ये राइबोसोम्स के सब यूनिट जॉइन क्यों होते हैं? ये इसलिए जॉइन होते हैं कि इनका राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है प्रोटीन बनाना। और ये प्रोटीन कैसे बनते हैं? सबसे पहले RNA से mRNA बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर इस mRNA न्यूक्लियस से बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाकर ये राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट पे आकर अटैच हो जाता है। और फिर इसके बाद स्मॉल सब यूनिट पर लार्ज सब यूनिट आकर अटैच होता है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि राइबोसोम्स प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर एक mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाएं तो इसको हम कहते हैं पॉलीसोम्स। इसको हम पॉलीसोम्स भी कहते हैं और इसको हम लोग पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? ऐसे ये फ़ायदा होगा कि एक ही टाइम पर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स की सेम चेन्स, यानी कि एक ही पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी चेन्स एट अ टाइम, या हम कह सकते हैं कि लेस टाइम में फॉर्म हो जाती हैं। इसका ये फंक्शन है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में एक वाहिद ऑर्गेनेली हैं। मतलब प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती, तो आपको पता होगा, लेकिन एक ही ऑर्गेनेली पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में, और वो है राइबोसोम्स। इस टॉपिक से इससे पहले मैं जितने टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन सब के एमसीक्यूज़ की भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जो कि ईटा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने ईटा के कुछ पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर आपने ईटा देना है तो वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।